नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। इतिहास जो है बहुत बड़ी ज़रूरी विषय है। इतिहास इसीलिए हम पढ़ते हैं। जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो हमको कई बार लगता था कि ये क्यों इतिहास पढ़ता है यार? कोई मर गया उसकी कहानी क्या सुना रहा है? किस राजा ने क्या किया वो हमें क्यों सुना रहा है? क्या लेना-देना उससे? लेकिन इतिहास जो है हम लोग पढ़ते थे इति जोड़ बीती हास मतलब कहानियाँ, बीती हुई कहानियाँ इतिहास है, जो हमारे स्कूल में टीचर थे वो बतलाते थे इतिहास के और फिर वो कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ सुनाना तो जो है बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से कहानियाँ सुनते रहे। हमारी दादी कहानी सुनाती थी। हिंदी नहीं बोलती थी। धर्म बड़े क्योंकि उस ज़माने में हम लोग के परिवार में जो गरीब परिवार थे, जो किसान परिवार थे, उसमें महिलाएँ पढ़ती नहीं थी। तो हमारी दादी पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन हमारी दादी बातें बहुत बोलती थी, बढ़िया-बढ़िया बातें करती थी, क्योंकि वो सुनती होगी लोगों को और तब धर्म की कहानियों का बड़ा मोल था। रामायण पाठ हो रहा है, तो जहाँ इस्लाम होगा, वहाँ कुरान शरीफ का पाठ होता होगा, कुछ और होता होगा, मैं उतना नहीं जानता। लेकिन धर्म ने हमें शिक्षित करने का काम किया, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। धर्म हमारी संस्कृति है। और जब विज्ञान नहीं था तो धर्म था। अब धर्म की रचना किस लिए हुई, किस तरह से की गई और क्या हुआ ये भी पढ़ने का विषय ये इतिहास में ही है। विज्ञान ने कहाँ धर्म को चुनौती दी और विज्ञान ने कहाँ कहा कि जो है विज्ञान क्या है, बेसिकली विज्ञान भी एक धर्म है और वो धर्म है निरंतर सतत खोज में लगे रहना। इसलिए विज्ञान कहा गया उसको। ज्ञान की सीमा नहीं है, वो अनंत है। इसलिए जब हम बोलते हैं तो बोल देते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि यानी सत्य, तो सत्य की कई कहानियां, सत्य तक पहुंचने की कई सारी कहानियां और कई सारी कहानियां जो है वो इतिहास में दर्ज है। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं इतिहास। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर राकेश पाठक तो एक पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, एक अच्छे पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक अब इतिहासकार भी हो गए। इंडिया और 1857, तो आप तो इतिहास की बात कर रहे हैं। आप तो ऐसा तो लिखा नहीं, अगर आप करते 2025 तो हम आपको ज्योतिषी बोल देते, अगर आप करते 2023 तो हम बोलते कि पत्रकार है और आप जो है आज का जो समय है लेखक है, जो घट रहा है घटनाक्रम वो आप लिख रहे हैं। तो आपने इतिहास की बातें लिखी और 1857 की जब बात आती है तो वो मंगल पांडे याद आते हैं, झांसी की रानी याद आती है, तात्या टोपे याद आते हैं, ढेर सारे हमारे बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह याद आते हैं। और बाबू वीर वीर कुंवर सिंह के लिए हम लोगों ने भाई साहब कविता पढ़ी थी। बचपन में जो कविताएं पढ़ी थी मैं जिक्र करता चलूँ कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोहा लिया और तलवार से अपनी गोली लग गई थी तो अपने हाथ को उन्होंने काट दिया था और वो आज़ाद गुलाम देश में नहीं मरे थे, वो आज़ाद देश में उन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपना प्राण त्यागा था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान मुझे याद आती है डॉक्टर राकेश भाई। हम लोग को पढ़ाई जाती थी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की। और बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी भी देखिए मैंने बोला तो मैं भावुक हो गया। वो जो मैं कहानी सुनता हूँ, वो जो गाती वो जो, और बड़ा मजा आता था हम लोग को गाने में। जब टीचर पढ़ाते थे तो थोड़ा स्वर लेके पढ़ाते थे, मेरे पास हालांकि स्वर नहीं है और एकदम भर जाते थे। उस समय भी रोंगटे हम लोग के खड़े हो जाते थे, हालांकि हम छोटे थे। मुझे लगता है कि 9वीं या 8वीं क्लास में ये पढ़ाया जाता था या 10 जी। याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मुझे पढ़ाई खत्म किए हुए 10वीं की जो है 40 साल के करीब हो गए। तो झांसी की रानी वो अपने बेटे को जो है वो पीठ पे बांध लिया और उसके बाद जो है घोड़े पे चढ़ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, देश की आज़ादी की लड़ाई या गुलामों के अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई। और उसमें आपके यहाँ के जो ग्वालियर के जया राव जी हैं उनका नाम आता है और कहा जाता है कि अगर जया राव जी जो है जयाजी राव। अगर उन्होंने साथ दिया होता, क्योंकि वादा किया था झांसी की रानी को, जो प्लान बना था तात्या टोपे के साथ, वो प्लान ये था कि आप इधर से वार करेंगे फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। एक युद्ध का, अंग्रेजों से लड़ने का एक खाका खींचा गया था, एक चक्रव्यूह बनाया गया था, एक व्यूह रचना की गई थी। लेकिन कहते हैं कि जयाजी राव सिंधिया ने जो है उस व्यूह रचना में छेद कर दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया, अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। आपकी किताब में कुछ ऐसे ही सुनावने बातें हमने पढ़ी तो नहीं है। आप बतलाइए कि ये किताब, पहले तो ये बतलाइए कि किताब लिखने की आपने क्यों सोची, क्योंकि 1857 में तो बहुत लिखा गया है, आपने ये किताब क्यों लिखी? बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। मेरे दिमाग में अभी कुछ सालों से ये सवाल चल रहा था कि 1857 की क्रांति में
सिंधिया राजघराने की जो भूमिका है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत लिखा गया 1857 की क्रांति पर। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है, भारतीय इतिहासकारों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, संपूर्णानंद जी ने महाजी सिंधिया पर लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास लिखा, माधव जी सिंधिया, लक्ष्मीबाई पर उनका उपन्यास है। लेकिन उपन्यास के अलावा जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो भी बहुत लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी लोकमानस में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता की वो पंक्ति जो है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, उसके कारण हमेशा से सिंधिया घराने पर 1857 की क्रांति में गद्दारी करने का आरोप लगता रहा है। तो मुझे लगा कि वाकई में क्या घटनाक्रम था, सचमुच में उस वक्त ग्वालियर में क्या हुआ था, या क्रांति से पहले झांसी की दशा क्या थी। महारानी लक्ष्मीबाई जिस राजवंश में ब्याह कर आई थी वो नेवालकर वंश कहलाता है झांसी का, वो भी पेशवा के अधीन थे। तो इन दोनों राजवंशों में, इन दोनों राजघरानों में आपस में कैसा रिश्ता था, क्रांति के समय ये दोनों राज परिवार अंग्रेजों से कैसा रिश्ता रखे हुए थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जब रानी झांसी, तात्या टोपे, राव साहब ये लोग ग्वालियर पहुंचे तब जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। तो कई सारे ऐसे सवाल थे जिन्हें मुझे हल करने की कोशिश करना थी। तो मुझे लगा इसका सिलसिलेवार ब्यौरा दिया जाए। सिंधिया राजवंश कहां से शुरू हुआ, राणोजी सिंधिया उसके संस्थापक, उनसे शुरू करके और आजादी की बेला तक मैंने इसमें अपनी किताब में शामिल किया है। तो जब मैंने ये पड़ताल की तो मुझे लगा कि नहीं, झांसी का नेवालकर राजवंश और ग्वालियर का सिंधिया राजवंश, इन दोनों के आपसी रिश्ते भी खराब रहे थे क्रांति से पहले से। जब जब मौका आया तो दोनों ने एक दूसरे की मदद नहीं की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई की तो सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद की बजाय लक्ष्मीबाई की मदद करने की। ऐसे ही एक आध बार अवसर आया जब ग्वालियर के किले पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी तो नेवालकर वंश ने सिंधियाओं की मदद नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जब क्रांति शुरू हुई तब ये उम्मीद की गई कि चूंकि पेशवा की सत्ता को स्थापित करना था इन लोगों का उद्देश्य, जो इस तरफ के क्रांतिकारी थे, फिर भी सबने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। तो क्रांति एक तरह से राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्राप्त करने को उद्धत हो गई। यद्यपि क्रांति पूरे देश में हुई भी नहीं थी, वो अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जब सचमुच में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मौका आया तो महारानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी से लड़ते लड़ते, झांसी से उनका पलायन हुआ, फिर वे कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंची। यह घटनाक्रम 1858 का है। क्रांति तो 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन पूरे 57 में यानी पूरे साल जयाजी राव सिंधिया अपनी देसी पलटनों को जो ग्वालियर कंटिंजेंट कहलाती थी, बहुत से सिपाही बगावत पर उतारू थे। महाराज से यानी जयाजी राव से कह रहे थे आप साथ चलिए, आपकी अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए, आगरा चलते हैं, बहादुर शाह जफर से जाकर दिल्ली में मिलते हैं। लेकिन जयाजी राव पूरे साल उनको बहलाता रहा, वो क्रांति में शामिल नहीं हुआ। इसके उलट उस पूरे साल वो अंग्रेजों को अपडेट करता रहा कि ये लोग क्या करने वाले हैं सिपाही। और अंत में जब मई 1858 में लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची तो जयाजी राव खुद उनसे लड़ने के लिए घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ खुद तोप के गोले चलाए जयाजी राव ने। और ये सब चीजें प्रामाणिक रूप से ग्वालियर के गजेटियर्स में दर्ज हैं, तमाम और इतिहासकारों की किताबों में दर्ज हैं। तो उनको मैंने एक एकजाई रूप दिया, एक सिलसिलेवार तरीके से रखकर, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जयाजी राव ने क्रांति के समय साथ क्रांतिकारियों का नहीं दिया था। अगर वे क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद तस्वीर थोड़ी कुछ अलग हो सकती थी। जी धनंजय, और भी कई सवाल जो मैंने इस किताब में हल किए हैं। जी, और मैं दर्शकों को बतलाता चलूं कि खुद जो है डॉक्टर राकेश पाठक जो है वो ग्वालियर से है और उनके पूर्वज जो है वो सिंधिया घराना जो है, जो सिंधिया महाराजा परिवार है, राज परिवार है, उनके प्रजा थे वो। तो इसलिए जाहिर है डॉक्टर राकेश पाठक की चिंता होगी कि हमारे महाराज के खिलाफ जो है ये सब बातें कैसे आई। और जैसा कि आपने जिक्र किया भाई साहब कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो पंक्ति लिखी, साहित्य जब लिखते हैं या जब कविता लिखते हैं तो पूरा सच वो नहीं होता है, उसमें बिल्कुल उस लिखने वाले का आवेग, उस लिखने वाले की व्याख्या, उस लिखने वाले की समझ उसमें
मिक्स की जाती है, साहित्य में अलग और एक और दृश्य दिया जाता है कि आगे क्या देख रहे हैं उसको, तो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब इतिहास लिखा जा रहा है तो इतिहास जो है वो सुनी सुनाई बातों और वो इतिहास जो है केवल हमने अपनी आंखों से क्या देखा, इतिहास जो है सिर्फ इस बात से भी नहीं बनता है कि हमने क्या सोचा और उसने क्या सोचा। इतिहास बनता है तथ्यों के मेल से, जो आपने जिक्र किया कि हमने गजेटियर देखे और कई किताबों को, जाहिर है बहुत लंबा समय लगा होगा आपको। तो ये जो कब आपने प्लान किया और कितना वक्त लगा इसको सबको पढ़ने में, सबको समेटने में, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, आप उस समय थे नहीं, तो उस समय जो घटनाएं हुई, जो किताबें आई, किताबों में भी मैं एक बात ये भी महसूस करता हूँ कि इतिहास में भी कई दफा लोग जो है वो जनश्रुतियों को भी शामिल कर देते हैं या अपने तरीके का बिल्कुल। सेलेक्टिव तथ्य रखते हैं। जो आज हाँ बात हो रही है, धनंजय, आज जो बात बिल्कुल हो रही है, और ये जो भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि इतिहास जो है सही नहीं लिखा गया, वामपंथी दृष्टिकोण से लिखा गया, और ये जी। मैं अब इतिहास लिखूंगा, जिसका विरोध करते हैं लोग कि आप अपना इतिहास क्या लिखोगे, आप तो इतिहास में कहीं थे नहीं, आजादी के इतिहास में कहाँ थे आप, तो आप जो इतिहास लिखोगे तो सेलेक्टिव इतिहास लिखोगे। तो ये इतिहास पर भी विवाद हो गया है। ऐसे में आपका ये किताब लिखना कितना जो है संघर्षपूर्ण रहा, कितना जो है विवादपूर्ण है, विवाद ही अगर देखिए, मैं बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की एक पंक्ति इतिहास नहीं है। मैंने अपनी भूमिका में किताब की शुरू में जो अपनी बात लिखी है उसमें पहली लाइन मैंने ये लिखी है कि इतिहास जनश्रुतियों, किंवदंतियों, कविताओं, कहानियों, लोकोक्तियों से नहीं प्रमाणित होता। इतिहास की इमारत सबूतों की नींव पर खड़ी होती है। ये भी सही है कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे इतिहास लेखक एक अलग दृष्टि से लिखते हैं, कोई पूर्वाग्रह से भी लिखता है। बहुत सारी किताबें मेरी नजर में आई जब मैंने अध्ययन इसका शुरू किया, करीब करीब साल भर लगा मुझे तमाम सारी किताबों को छानने में। जैसे अंग्रेज इतिहासकार जब लिख रहे थे तो वे अपने नजरिए से लिख रहे थे, इसके बावजूद घटनाक्रम तो सबने वही लिखा जो घटनाएं हुई थी। भारतीय इतिहासकार कई ऐसे थे, जैसे एक महाराष्ट्र के एक यात्री थे, भिक्षा लेने के लिए निकले थे, विष्णु भट्ट गौडसे सरवईकर, उनकी किताब का अमृतलाल नागर जी ने अनुवाद किया, आंखों देखा गदर। वे चक्षुदर्शी थे, उन्होंने अपनी आंखों से क्रांति को देखा था। झांसी में उन्होंने देखा था, लक्ष्मीबाई को खुद अपनी आंखों से उन्होंने देखा था। तो ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शी थे। एक दिल्ली का कोतवाल था, उसकी किताब मुझे हासिल हुई, उसने भी क्रांति को अपने सामने देखते हुए दर्ज किया। तो जब मैंने सभी किताबों को पढ़ा, फिर उसका निचोड़ निकाला, किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष में जाने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। यहां तक कि कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें दोनों पक्षों को एक साथ रखा। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत की तारीख है उसको लेकर संशय है। आमतौर पर हम लोग शासकीय तौर पर और जो आधिकारिक मान्यता दी गई है उनकी शहादत की तारीख को वो 18 जून दी गई है। लेकिन जब मैंने किताबों में पढ़ा तो कई लोगों ने ये लिखा, जो एक अंग्रेज अधिकारी था वो अपनी डायरी लिखता था, तो उसने लिखा 17 जून को उनकी शहादत हो गई। वो अपनी शाम को डायरी लिख रहा है, उसमें लिख रहा है आज 17 जून की तारीख का जो पन्ना है उसमें वो लिख रहा है कि आज लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते लड़ते मारी गई। इसी तरह से भोपाल के नवाब का एक दीवान था, इंदौर के जो महाराजा थे उनका एक कारिंदा था ग्वालियर में, वे लोग भी लिख रहे हैं कि कल के युद्ध में झांसी की रानी मारी गई, यानी 17 तारीख साबित हुई। कुछ लोगों ने माना है कि 19 तारीख को शहादत हुई है। तो मैंने उस सब चीज को रखकर सिर्फ शीर्षक ये दिया कि वीरगति प्राप्त होने की तारीख को लेकर संशय, और सभी जिसने जो तारीख लिखी है वो लिख दिया। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है उसमें कि जयाजी राव सिंधिया उस वक्त नाबालिग थे। आमतौर पर जो लोग उनका पक्ष लेते हैं, जो लोग सिंधिया राज घराने का संरक्षण करना चाहते हैं कि क्रांति के समय उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की थी, तो वे एक आड़ लेते हैं कि जयाजी राव तो बहुत कम उम्र के थे, वे तो नाबालिग थे, उनकी उम्र तो 16-18 साल थी। तो जो इस तरह की जो बातें करते हैं उसकी भी मैंने पड़ताल की कि वास्तव में कि जयाजी राव सिंधिया की उम्र उस वक्त क्या थी। तो मैंने प्रमाणों के साथ ये साबित किया कि 1857-58 में जयाजी राव सिंधिया बाकायदा बालिग हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले बालिग होने पर वे अपना राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए कलकत्ता गए थे लॉर्ड कैनिंग के दरबार में।
उसमें चिट्ठी पत्री हुई थी, बाकायदा उन्होंने लिखा कि मैं अब बालिग हो गया हूं, वयस्क हो गया हूं, इसलिए मुझे राजकाज चलाने का पूरा अधिकार दिया जाए। यद्यपि यह विडंबनापूर्ण है कि आपका खुद का राज्य, महादजी सिंधिया का वंशज जयाजी राव सिंधिया, व्यापारियों की एक संस्था, एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर से, जो गवर्नर जनरल कहलाता था, उससे इजाजत मांग रहे हैं कि मुझे राजा माना जाए। आपका खुद का राज, सदियों से आप राज कर रहे हो और आपको राज्याधिकार की अनुमति लॉर्ड कैनिंग से लेने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। तो मैंने तमाम सारे प्रमाणों के आधार पर जो सिंधिया राजघराने के गजट हैं, गजेटियर हैं, उनमें लिखा गया है कि महाराज 23 साल के हो रहे थे उस वक्त जब क्रांति शुरू हुई। तो एक अध्याय मैंने इस पर भी दिया है कि नहीं, जयाजी राव नाबालिग नहीं थे, बाकायदा वे बालिग हो चुके थे क्रांति के समय। तो इस तरह के कई सवाल थे जो जनमानस में हमेशा से बने हुए हैं, उनको मैंने किसी निष्कर्ष पर लाकर पाठकों की अदालत में छोड़ दिया है कि अब आप तय कर लीजिए कि जन श्रुतियों पर विश्वास करना है, किंवदंतियों पर विश्वास करना है, या प्रामाणिक इतिहास पर। दूसरी बात, मैंने अपनी किताब में लगभग हर जगह पर फुटनोट दिए हैं। कोई तथ्य कहां से लिया है, उसका पेज नंबर, झांसी राज्य का इतिहास और संस्कृति, डॉक्टर भगवान दास गुप्त, पृष्ठ 65, हर जगह आपको फुटनोट मिलेगा। लास्ट में पूरी बिब्लियोग्राफी भी दी है, संदर्भ ग्रंथों की पूरी सूची दी है कि किन किन ग्रंथों से मैंने सामग्री ली है। और इतिहास लिखते समय प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह के स्रोत होते हैं। एक वो प्राथमिक स्रोत है जो सीधे आपको हासिल है, मान लीजिए विंसेंट स्मिथ की किताब है, तो आपके पास वो किताब है, वो आपके लिए प्राथमिक स्रोत हो गया। द्वितीयक स्रोत यह है कि विंसेंट स्मिथ की किताब से सावरकर ने कुछ लिखा है या हमारे गुरु डॉक्टर एम डी मिश्र ने कुछ लिखा है, तो वो द्वितीयक स्रोत हो गया। तो मैंने सभी स्रोतों को यथावत जैसा का तैसा रखा है किताब में। जो दृष्टांत है, मान लीजिए विनायक दामोदर सावरकर ने सिंधिया को गद्दार लिखा है, पापी लिखा है, तो मैंने यथावत इन्वर्टेड कॉमा लगा के सावरकर की किताब और पृष्ठ संख्या इतने, उसको ऐसा का ऐसा रख दिया। मैंने अपनी मंशा किताब में कहीं नहीं थोपी है। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा मुझे कितना समय लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1 साल तो मुझे अध्ययन और लिखने के क्रम में लगा। लिखता रहा, फिर उसका संपादन, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर खुद ही एक समीक्षक के रूप में बहुत सारी चीजें हटा दी मैंने खुद। मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा विस्तार हो रहा है इसमें। क्रम कई बार लगा कि नहीं, इस घटना के बाद इस तरह से ये क्रम आना चाहिए। तो लगभग मुझे 1 साल इस किताब को लाने में लगा है। जी धनंजय जी। और आपकी मेहनत पे या आपकी जो है जो मंशा है, उन दोनों पे कम से कम मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। जो आपको नहीं जानता हूँ, मतलब पिछले मुझे लगता है 1.5 साल से हमारी मुलाकात एक बार हुई है, लेकिन 1.5 साल से हम संवाद में है, आपसे संवाद में। जब से चैनल शुरू किया तब से तो लगातार आप हमसे सप्ताह में 2-3 दिन हम बात करते ही हैं आपसे। फोन पे तो लगभग दिन बात होती है आपसे। तो आपकी ईमानदारी को लेकर के मेरे मन में तो तनिक लेश मात्र हैं वो संदेह। लेकिन मजेदार बात यह है धनंजय कि मेरी किताब आने के बाद 48 घंटे में भारत सरकार की वेबसाइट पर से वो सामग्री हटा दी गई जिसमें यह लिखा था कि सिंधिया ने अंग्रेजों को साथ दिया है। नहीं, खैर वो जो है वेबसाइट से हटा दे सरकार, आप है टेक्नोलॉजी कुछ भी करे, लेकिन क्या होता है कि जो सच जो है वो किसी भी तरह हटता नहीं है, उसके अवशेष कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, और आज नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत अच्छा कि आपने दिखा भी दिया। ये सावरकर की किताब है, ये तो 1907 में लिखी गई है। आज अगर मोदी सरकार या उनके मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी या कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी वेबसाइट पर से वो लाइनें हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। सावरकर की किताब में तो 150 साल से लिखा हुआ है, 100 साल से लिखा गया है। पेज नंबर 374-75 पे ये लिखा है, देखिए कि अब संसार देखे, अब संसार यह देखे कि देशभक्त महादजी का कितना अंश इस फिरंगी भक्त जयाजी में उतरा है। विनायक दामोदर सावरकर लिख रहे हैं फिरंगी भक्त, अंग्रेजों का भक्त लिख रहे हैं जयाजी राव सिंधिया को। आगे लिखते हैं, इस प्रकार क्रांति नेता के जादुई स्पर्श से ग्वालियर नरेश का सिंहासन लड़खड़ा कर गिर गया और कायर जयाजी, उसका मंत्री दिनकर राव दोनों केवल रणभूमि ही नहीं ग्वालियर छोड़कर आगरा भाग गए। ये सावरकर की किताब है, और ये सावरकर की किताब बीजेपी की ई लाइब्रेरी में मौजूद है। जिस बीजेपी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री हैं उसमें है। ये गजेटियर है, ये सिंधिया घराने के गजेट्स हैं। ये 100-125 साल पुराने गजेट। ये गजेटियर माधव महाराज प्रथम के समय छपा है। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है,
और माधवराव सिंधिया प्रथम, और इसमें लिखा हुआ है, उनकी कृपा से छपा है। और इस किताब में लिखा है कि जयाजीराव लड़ने गए थे लक्ष्मीबाई से और पराजित होकर आगरा चले गए। तो कोई व्यक्ति सरकारी वेबसाइट से कहां तक हटवाएगा? हटवा दीजिए। जी 10,000 किताबों में लिखी होगी ये जानकारी, कहां कहां से मिटाएंगे? वो तो बड़ा एक कहा जाता है भाई साहब कि एक लाइन को अगर छोटी करना चाहते हैं तो अब क्या करोगे। तो ये बचपन में सवाल किया जाता है लोगों से मेधा चेक करने के लिए। तो जी, एक बोलता है कि इसको मिटा देंगे, दूसरा बोलता है कि एक बड़ी लाइन खींच देंगे। बड़ी लाइन खींच दें। तो ये जो मिटाने वाले लोग हैं वो अपना अक्स तो देखते नहीं है, लेकिन वो विलन बन के वहाँ खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कुछ था जो किसी ने मिटाया है, और इतिहास ढूंढ लेता है। इतिहास किसी को बख्शता नहीं है। मैं जितना इतिहास मैंने समझा है कि इतिहास किसी के साथ भी छूट नहीं देता है, आपको चौतरफा देखता है। जैसे वो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि सम्राट अशोक ने जो वो अशोक स्तंभ जिसके तौर पे जिसको हमने अपनाया है भारत सरकार ने, उसके 4 शेर हैं, चारों 4 दिशा में देख रहे हैं। शेर तो अपने आप में शक्ति का प्रतीक है, तो एक ही दिशा में देख रहा होता, लेकिन वो चारों दिशाओं में देख रहा है। इसका मतलब है कि आप जो देखते हैं, आपकी आंखें 90 डिग्री पे काम करती हैं, 270 डिग्री है जो आप नहीं देख रहे हो। तो 3 आदमी और है जो आपके ही जैसा है, जितना आप देख रहे हो उतना वो दिख रहा है। तो इसका मतलब आप जो देख रहे हो पूरा नहीं है, 3/4 कोई और देख रहा है। वो और किस लिए जरूरत होती है। तो इतिहास जो है किसी को बख्शता नहीं है, मैं अक्सर बोलता हूँ। तो भाई साहब, मैं एक सवाल मैं आपसे ये करूं कि एक जो कहा जाता है जयाजीराव सिंधिया ने क्यों धोखा दिया, उसमें मैं कहीं पढ़ा था ये कि उनको अपने राज्य की प्रजा की बड़ी चिंता थी। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज, वो जानते थे कि ये हार जाएंगे, कमजोर है, तो अंग्रेज के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़े। तो अंग्रेजों के साथ समझौता इसलिए किया कि ये बुद्धिमत्ता होती है। बीजेपी वाले तो खास कर इसको बोलते हैं कि सावरकर ने इसलिए माफी मांग ली थी, ये बुद्धिमत्ता थी कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, बचेंगे तब तो रणनीति लड़ेंगे। कहते हैं उसको, रणनीति कहते हैं वो लोग। रणनीति कहते हैं, एग्जैक्टली रणनीति है। तो ये भी कहा जाता है कि जयाजीराव जी की रणनीति है। रणनीति हम क्यों ना माने? देखिए, ये बात सही है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। तो पहले सावरकर की बात कर लें। मैं ये मानने को तैयार हूं कि बड़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ, चतुराई और रणनीति के साथ सावरकर ने माफीनामे लिखे और बाहर आए। बहुत अच्छा किया, बाहर आए आप। अंग्रेजों को उल्लू बनाकर आ गए। आए आप इसलिए थे कि आजादी की लड़ाई में फिर से लड़ेंगे, कूदेंगे। तो क्या सावरकर ने काला पानी से बाहर आने के बाद अंग्रेजों के ऊपर एक कंकड़ भी फेंका? किसी एक भी आंदोलन में शामिल हुए? काला पानी से आने के बाद तीसरा दशक था, उसके बाद तो करीब 1.5 दशक और स्वतंत्रता संग्राम चला है, लेकिन 1947 तक सावरकर की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। वे सिर्फ पेंशन लेने जाते थे कलेक्टर के दफ्तर में। तो कैसी रणनीति है ये कि जिसके अंतर्गत आप छूट कर तो आ गए काला पानी से, लेकिन फिर लड़े नहीं आप। आपने किसी अंग्रेज पर एक गोली नहीं चलाई। गोली तो बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं ना, कंकड़ नहीं फेंक कर मारा किसी अंग्रेज को विनायक दामोदर सावरकर ने। उनकी भूमिका बहुत अच्छी है इस किताब को लेकर। मैं हमेशा कहता हूं सावरकर काला पानी से पहले वाले क्रांतिकारी हैं और इतिहास लेखक भी हैं। अच्छी खासी किताब लिखी है उन्होंने, लेकिन काला पानी के से आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अब यही सवाल होता है कि जयाजीराव सिंधिया ने रणनीति पूर्वक अपनी प्रजा को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ने से बचने की कोशिश की। यह तथ्य इसलिए गलत है कि क्रांति से पहले 2 बार तो अंग्रेजों के साथ लड़ चुके थे जयाजीराव सिंधिया। मेरी किताब में जिक्र है, महाराजपुरा और पनिहार के युद्ध हुए थे। 1857 की क्रांति से पहले 2 युद्ध जयाजीराव सिंधिया ने लड़े हैं, लेकिन दोनों युद्धों में पराजय हुई, संधियां करना पड़ी। और न केवल जयाजीराव को, बल्कि उनसे पहले वाले सारे सिंधिया राजा अंग्रेजों से लड़े थे। दौलत राव सिंधिया, जनकूजी राव सिंधिया, महाजी सिंधिया, सबने संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ, लेकिन लगातार रणभूमि में हारते हारते थक गए थे सिंधिया। इतनी संधियां करना पड़ी थी अंग्रेजों से, इतने समझौते करने पड़े थे कि उन समझौतों के अंतर्गत सिंधिया राजघराना नख दंत विहीन हो गया था। उसके दांत और नाखून अंग्रेजों ने निकाल लिए थे। कैसे? ऐसे कि हर समझौते के समय अंग्रेज सिंधिया की सेना को घटा देते थे, उनको सेना रखने के अधिकार से वंचित कर देते थे। अगर 3000 घुड़सवार पहले रखे जा रहे थे
तो अब कह देते थे हर हार के बाद कि अब आप सिर्फ 1000 घुड़सवार रखेंगे, सिर्फ इतनी तोपें रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए नहीं लड़े, ये एकदम निराधार तर्क है, क्योंकि उससे पहले तो लड़ते रहे थे ना। तो सिर्फ देश की आजादी के समय कौन सी उनको प्रजा की चिंता हो गई, और प्रजा की चिंता ही थी तो लड़ने क्यों चले गए लक्ष्मीबाई से। लेकिन भाई ग्वालियर की भाई साहब एक कहावत है जो सावरकर के संदर्भ में मैं जोड़ूंगा जी। कहावत है कि जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। मुझे ये कथा नहीं पता थी कि कितनी बार लड़े वो, आपने जो डिटेल बताया है। नहीं तो मैं उसके बाद भी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब 1858 में 1 जून को लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने उनसे मदद मांगी थी। राव साहब ने, जो नाना साहब के सौतेले भाई थे, नाना साहब पेशवा के। भाई साहब कंप्लीट कर दो, चूंकि वो उसके बाद प्रसंग आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये तो फिर मेरे सवाल का अर्थ खत्म हो जाएगा। तो वो जो है बार बार दूध का जला जो छाछ फूक करके पीते हैं, तो बेचारे वो हर बार तो हार ही जा रहे थे। एक बार भी जीता होता तो लड़ाई लड़ लेते, फिर बार बार हार जाते थे, बार बार उनको अपनी सेना में कटौती करनी पड़ती थी, बार बार उनको अपमान सहना पड़ता था, बार बार अपनी नजरों में गिरना पड़ता था, बार बार जनता की नजर में भी गिर जाते थे कि हमारे राजा लड़ नहीं पाए, हार गए। जो भी है, जिसे सावरकर के बारे में आपने कहा कि सावरकर ने माफी मांगने के बाद, छूट करके आने के बाद कुछ नहीं किया, हालांकि किया उन्होंने, हिंदू महासभा बनाई और गांधी ये किया उन्होंने, है ना। तो सेम अगर आप देखें कि जयाजी राव सिंधिया ने जो है, ठीक है नहीं लड़े अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन लक्ष्मीबाई के खिलाफ तो लड़े, आपने ही बताया। तो मैं उसी पर आ रहा था जी, मैं उसी पर आ रहा था। सावरकर ठीक है नहीं लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन सावरकर गांधी के खिलाफ तो लड़े, गांधी के खिलाफ लड़े। तो लड़े। जी आप बताइए। जी, मैं उसी विषय पर आ रहा था कि ये जो कहा जाता है कि जनता की भलाई के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो फिर जब 1 जून को लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब ने उनसे मदद मांगी, और राव साहब ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि हम आपके राज्य पर कब्जा करने नहीं आए हैं, हमको यहाँ का राजपाट नहीं चाहिए, हम यहाँ से रास्ता लेकर दक्षिण जाना चाहते हैं, हमारा पेशवाई का जो इलाका है, जहां पेशवा का प्रभाव क्षेत्र है, तो क्रांति को फिर से पुनर्जीवित वहां जाकर करेंगे, लोगों की मदद लेंगे, तो हमें सिर्फ रास्ता दे दीजिए, थोड़ी सी मदद दे दीजिए। लेकिन जयाजी राव ने क्या किया, रास्ता न देकर अंग्रेजों के इशारे पर 1 जून 1858 को मुरार के मैदान में लड़ने पहुंच गए। तब नहीं चिंता हुई कि जनता इस युद्ध में भी पिसेगी, आपके खुद के सैनिक मारे जाएंगे। घोड़े से उतरकर जयाजी राव सिंधिया ने खुद तोप के गोले में बारूद भरी अपने हाथ से तोपें चलाई हैं। ये सिंधिया के गजेटियर में लिखा हुआ है कि महाराज ने खुद गोले चलाए लक्ष्मीबाई के ऊपर। तो ये तर्क कैसे स्वीकार हो सकता है कि अपने सैनिकों या अपनी प्रजा की भलाई के लिए युद्ध से बचना चाहते थे। उसके बाद जब वे भागकर आगरा चले गए और लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब का ग्वालियर पर कब्जा हो गया, 17 दिन पेशवा का राज रहा, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का राज रहा, बाकायदा पेशवा घोषित किया गया, राव साहब को उसका दरबार सजने लगा, तात्या टोपे ने सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यद्यपि थोड़े दिनों में ही, 2-3 दिन बाद ही राव साहब राग रंग में डूब गया, वो उत्सव मनाने लगा, उसने अखंड भोग शुरू कर दिया, रोज पंडितों को भोजन कराया जाने लगा। और लक्ष्मीबाई टोक रही थी कि अंग्रेज आते होंगे, हमें अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहिए, हमें मोर्चे लगाना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राव साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। और तब क्या हुआ, तब आगरा में बैठा हुआ जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों की मदद से ग्वालियर को फिर से हासिल करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा था। जनरल हीरोज ने जब घेरा डाला ग्वालियर का, चारों दिशाओं से अपने अंग्रेज सेनापति बुलाए, तब जयाजी राव सिंधिया हीरोज के साथ ग्वालियर पर चढ़ाई करने आया, यानी लक्ष्मीबाई के ऊपर चढ़ाई करने आया। अंग्रेजों के झंडे के साथ साथ इस सेना में शिंदे शाही का झंडा, यानी सिंधिया घराने का झंडा भी अंग्रेज सेना लहरा रही थी साथ में। और अंत में लक्ष्मीबाई की शहादत हुई। उस युद्ध में कौन शामिल था, हीरोज के साथ जयाजी राव सिंधिया, उसकी अपनी सेना। लड़ किससे रहे थे, क्रांतिकारियों से। कहां लड़ रहे थे, ग्वालियर में। ग्वालियर शहर के भीतर मोर्चे लगे हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत सिंधिया घराने के महल के सामने हुई है। बाद में महल बना, उस वक्त इतना महल नहीं था, फूलबाग था वो। नहीं, महल तो बन चुका था, माफ कीजिए, उसका उद्घाटन बाद में हुआ, उसकी तैयारी चल रही थी। तो कुल मिलाकर
जब आपको ग्वालियर की प्रजा की चिंता थी तो फिर आपने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ने कैसे आ गए आप वापस? आपको मालूम था कि इससे पहले के युद्धों और इस युद्ध में एक अंतर है। देखिए धनंजय जी, सिंधिया राजघराने ने जितने युद्ध उससे पहले लड़े थे वो अपना किला और अपनी रियासत बचाने के लिए लड़े थे, लेकिन 1857 की क्रांति किसी एक रियासत को बचाने के लिए नहीं हो रही थी। अंग्रेज जानते थे कि ये भारत की स्वतंत्रता का संग्राम है। सारे राजे रजवाड़े जानते थे कि अंग्रेजों को भारत से निकालने का युद्ध है, ये अपनी रियासत बचाने का युद्ध नहीं है। तो तब तो जयाजीराव सिंधिया को साथ देना चाहिए था क्रांतिकारियों का। ग्वालियर की देशी पलटन के सिपाही, उनकी खुद की सिंधिया की सेना के सिपाही पूरे 1857 के 7-8 महीने लगातार कहते रहे कि महाराज क्रांतिकारियों को साथ दीजिए, आइए हम आगे बढ़े, यहां से आगरा पर हमला करते हैं और वहां से चलकर बहादुर शाह जफर के साथ मिल जाते हैं, नाना साहब पेशवा का साथ देते हैं, ये लड़ाई लड़ते हैं और पेशवाई को फिर से स्थापित करते हैं, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालते हैं। ये सब दस्तावेजी प्रमाणों में मौजूद है कि जयाजीराव सिंधिया अपने क्रांतिकारी साथियों का साथ न देकर प्रतिदिन की घटनाएं अंग्रेज रेजिडेंट मैकफरसन वहां रहता था उसे बता देते थे। हर सूचना उन तक पहुंच जाती थी, अंग्रेजों तक। और जब वे आगरा भागकर चले गए तब भी ग्वालियर में जो उनके भेदिए थे वो उन्हें सूचनाएं दे रहे थे अंग्रेजों के पक्ष के लिए। तो ये तर्क बेमानी है कि अपनी प्रजा को हिंसा से, संहार से, रक्तपात से बचाने के लिए सिंधिया ने लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जी धनंजय, तो आप जो कह रहे हैं उससे एक और मैं जो है दर्शन की बात करूं, ये जो लोग कहते हैं कि जो आप करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है, वो आपको अगर और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। मैं जन्मों के सिद्धांत को हालांकि मैं नहीं मानता हूं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया बेहतर, पहले मैं भी मानता था। वो जो इस जन्म से उस जन्म में भुगतना पड़ता वो यही होता है कि जयाजीराव सिंधिया ने जो किया उनके पूर्वजों को भी भुगतना पड़ा, उस पर चीटे लगे। पूर्वज लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन वो गद्दारी वाला जो दाग लगा जयाजीराव सिंधिया की वजह से, वो आ जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया तक। तो आप जब गलत काम करते हो तो अतीत के पूर्वजों को भी बदनाम करते हो, आप आने वाली पीढ़ियों को भी बदनाम करते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब मैंने इसमें अभिमत में अपने किताब में 2-3 जगह लिखा और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में भी लिखा है कि देखिए वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों के किसी कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम और आप भी नहीं जानते कि हमारे पुरखे 1857 में क्या कर रहे थे, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात तो ये है। लेकिन अगर आप अपने पुरखों की सफलताओं का गौरवगान करेंगे, उस पर चारण गान करेंगे, उन उपलब्धियों को अपने कंधे पर तमगे की तरह ढोएंगे, सितारे लगाएंगे, अपनी पगड़ी में उसकी कलगी लगाएंगे, तो फिर पुरखों के धत्कर्मों का, उनकी असफलताओं का, उनकी गलतियों का, उनके अपयश का हिस्सेदार भी तो आपको ही बनना पड़ेगा। बिल्कुल। उनके दाग भी तो आपके कंधे पर लगेंगे। अगर आप यहाँ सितारे लगा रहे हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में महाजी सिंधिया के पराक्रम के, अगर आप तमगा लगा रहे हैं पेशवाई का, तो फिर 1857 की क्रांति में की गई गद्दारी का दाग किसके कंधे पर लगेगा? उसके लिए कोई और कंधा तो नहीं मिलेगा ना, वो भी आपकी पगड़ी में ही लगेगा दाग। इसलिए मेरा मानना यह है कि इतिहास को इतिहास की तरह लेना चाहिए, उसमें किसी को व्यथित होने की जरूरत नहीं है, न कोई बहुत ज्यादा गौरव करने की जरूरत है इतिहास में। जी एक सवाल मेरा है भाई साहब, चूंकि अब प्रोग्राम 38 मिनट हमने कर लिया, 39 मिनट, तो 50 मिनट में खत्म करेंगे। एक आपके हम वीडियोज भी इसमें ऐड करेंगे इसमें। तो ये बतलाइए मुझे कि ये जो वहाँ की जनता है, जो प्रजा थी, जो आप सब थे, देश की आज़ादी की लड़ाई जो है वो तो प्रजा भी उसमें शामिल थी। प्रजा को भी था कि आज़ाद हो जाएगा देश तो हमें बेहतर होगा, ऐसा सोच तो होगा ही। सबके मन में नहीं था लेकिन बहुतों के मन में था, तभी तो मंगल पांडे इतना जो सिपाही था एक आदमी इतना ये हो गया था। तो ये बतलाइए कि ग्वालियर की जनता या जो सिंधिया घराने के जो प्रजा थी उसका क्या अप्रोच था, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी प्रजा? जैसा आपने कहा कि उनके मंत्रियों ने कहा कि भाई लड़िए, अंग्रेजों का साथ मत दीजिए, तो वहाँ की प्रजा का क्या स्वरूप था? देखिए प्रजा उस समय 1857 की क्रांति में, जो पूरी क्रांति है, ज्यादातर तो सिपाही उसमें शामिल थे, इसलिए अंग्रेजों ने उसके सिपाही विद्रोह कहा है।
सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं अंग्रेजों से। यद्यपि सावरकर ने उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है, और फिर बाद में कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में बैठकर लिख रहे थे उसी समय। सावरकर ने तो बहुत बाद में लिखा है। कार्ल मार्क्स तो इंग्लैंड में 1857-58 में ही आलेख लिख रहे थे भारत के इस संघर्ष को लेकर, और उन्होंने इसकी तुलना फ्रांस की 1789 की राज्य क्रांति से की है, कार्ल मार्क्स ने। लेकिन आम जनता उतनी भागीदार नहीं थी। अगर पूरे देश की आम जनता, ग्वालियर सहित अगर प्रजा भी शामिल हो गई होती तो शायद अंग्रेजों को उस वक्त ही देश छोड़ना पड़ता। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो सिपाही थे वे भी तो जनता के बीच से ही आ रहे थे। जो कारण उस वक्त क्रांति के, मैंने किताब में क्रांति के कारण और परिस्थितियां लिखे हैं। अंग्रेजों का जबरिया लगान वसूल करना, जो देसी रियासतें थी उनमें डलहौजी ने जो हड़प नीति लागू कर दी थी कि जिसका और संतान जिस राजा की नहीं होगी उसके गोदनामे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं देगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके राज्य को हड़प कर लिया जाएगा। झांसी की रानी भी क्रांति में इसीलिए कूदी थी कि उनके जो गोद लिए हुए बेटा उनका जो था उसको मान्यता नहीं दी थी डलहौजी ने, और झांसी की रियासत को हड़प लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। लेकिन अगर हम ये देखें तो जनता तो उस वक्त अंग्रेजों के जुल्म से वैसे बहुत पीड़ित थी। जितना भारी लगान अंग्रेज वसूल कर रहे थे, इतने तरह के अत्याचार थे, तो जनता वैसे शामिल थी। लेकिन चूंकि सशस्त्र विद्रोह था ये, अंग्रेजों के पास अपनी अनुशासित सेना थी, आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित सेना थी, और जो बाकी जो देसी राजा और जो सिपाही थे उनके पास उस तरह का प्रशिक्षण नहीं था, संचार के साधन उनके पास थे। और अंग्रेजों की सेना में भी तो भारतीय सैनिक ही ज्यादा थे। यूरोप जब ग्वालियर पर कब्जा करने आया, लक्ष्मीबाई पर चढ़ाई करने आया, तो उसकी सेना में सब अंग्रेज थोड़ी थे। उसकी सेना में भी तो बड़ी संख्या में सिपाही तो भारतीय थे। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेज जो जुल्म कर रहे थे, उनके जुल्म का हंटर जिनके हाथों में था वो भी तो भारतीय थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले कौन थे? बिल्कुल, डायर के आदेश पर गोली चलाने वाले तो भारतीय सिपाही थे, पंजाब के ही थे। एक इसमें और लाइन है भाई साहब कि कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम आज भी वो देख रहे हैं। इतिहास इसलिए हमें पढ़ना जरूरी होता है। मैं आखिरी सत्र में आ गया हूँ, सवाल पे आ गया हूँ। इतिहास हमको इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमने क्या गलतियाँ पिछले समय की और क्या नहीं किया जो करना चाहिए था हमको अच्छे काम। हम आज भी देख रहे हैं कि आज जो पुलिस जो है हम पे डंडे चलाती है, पुलिस थानों में मार दिया जाता है आदमी, या हमारा पड़ोसी हमारी आगे गर्दन काट देता है, एक पड़ोसी ने दूसरे, तो वो तो बाहर के हैं नहीं, वो तो आपका अपना ही जो है रिश्तेदार है, पटीदार है, वो आपको मार देता है। जो पुलिस में लोग हैं वो हमारे स्टेट के लोग हैं, वही हमको आकर के जबरन फंसा देते हैं। किसी वो सरकार हमारी है। पत्रकारों को बंद करने वाली सरकार ब्रिटिश सरकार नहीं है, वो भारत की सरकार है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे देश की जो जनता है, ऐसी ही जनता तो उस समय होगी जो प्रजा के तौर पे ग्वालियर में थी। आज देख लीजिए जनता जय जयकार कर रही है ना, जनता कह रही है ना कि हमको 5 किलो अनाज मिला, हमको जो है अंग्रेजों को ठीक कर दिया, चांद पे क्या उतार दिया, अब तक जो हुआ नहीं वो कर दिया हमने। गांधी तो देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि आप तो गांधी को इतना बढ़िया श्रद्धा भाव रखते हैं, पढ़ा है आपने। गांधी को तो हर साल उनकी पुण्यतिथि पे जो है गोली मारी जाती है उनकी तस्वीर पे। वो इसी देश के लोग हैं, वो जापान के तो आए नहीं, अंग्रेज तो नहीं है। अंग्रेजों ने हिंदू प्रधानमंत्री बना लिए, अंग्रेजों ने हिंदू प्रधानमंत्री बना लिए। इंग्लैंड का राजा आज प्रधानमंत्री हिंदू है। भारत में क्या किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की सोच सकते हैं आप? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रधानमंत्री बनने की सोच सकता है? तो हम जब दोष देते हैं दूसरों को, उसके पहले, इसलिए अक्सर मुझे कोई बोलता है भाई साहब कि ऐसे जब उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, ये ध्यान रखना। तो ये जो लोग हैं, ये आत्मचिंतन या आत्मनिरीक्षण या आत्म जो है जो कैलकुलेशन है कि अपने आप को पहचाने कि आपने क्या क्या किया, वो करते ही नहीं। और करते हैं तो पता नहीं। देखिए जहां तक सिंधिया अगर जी, तो एक सवाल आखिर में कि ये जो सिंधिया तो ये सब जानते रहे, और नेहरू लेकर के आए थे इसमें उनके दादाजी को, और उसके बाद जो है उनकी माताजी फिर चली गई बीजेपी में, फिर माधवराव सिंधिया आ गए कांग्रेस में। और माधवराव सिंधिया मैं मानता हूँ पर्सनली, जो मेरा उनके बारे में एक अपनी धारणा है कि बड़े अच्छे आदमी थे। अब कितने अच्छे आदमी थे वो आप बतलाएंगे। और मुझे लगता था कि अगर वो जिंदा होते तो देश के प्रधानमंत्री वो हो सकते थे।
ये सब जानने के बाद भी, कांग्रेस और बीजेपी का चरित्र जानने के बाद भी कांग्रेस, अब ये राजनीतिक सवाल है, आखिरी सवाल जो है, ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना सम्मान मिला राहुल गांधी के पास, राहुल नेक्स्ट टू राहुल गांधी थे वो, फिर भी वो बीजेपी में गए। क्या ये जो किया उन्होंने, ये अपने परदादा जी को, जयाजी राव सिंधिया जी को रिपीट कर दिया? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देखिए, इसको इस तरह से तो लिया ही जा सकता है कि सिंधिया घराने के साथ गद्दारी का जो दाग है वो चला ही आ रहा है तब से, 1857 से। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये विडंबना है इस राज परिवार की कि ये इसके सदस्य जब जिस दल में होते हैं तब दूसरा दल गद्दार कहने लगता है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें 1857 की गद्दारी याद दिलाते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक उपचुनाव में, भिंड जिले में 18वां उपचुनाव था, उस उपचुनाव में मंच से कविता सुना रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तो बीजेपी के लोग वो कविता भूल गए। अब कांग्रेसियों को वो कविता याद आ गई है। अब कांग्रेस याद दिलाने लगी सिंधिया गद्दार हैं। यद्यपि जो राजशाही खत्म होने के बाद का इनका जो कार्यकाल है, जो राजनीतिक सक्रियता का समय है, उसमें ज्यादा समय तो शुरुआत में कांग्रेस में बीता। जयाजी राव सिंधिया के नाती जीवाजी राव सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया के पिता थे, जब देश आजाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, तो मध्य भारत राज्य बना था। उस मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख बनाए गए थे जीवाजी राव सिंधिया, यानी माधवराव सिंधिया के फादर, पिताजी। राज प्रमुख यानी गवर्नर का पद, जो आज हम लोग राज्यपाल पद मानते हैं, जानते हैं, वो पहले राज प्रमुख कहलाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख बने। उनकी धर्मपत्नी विजया राजे सिंधिया, जो कालांतर में राजमाता कहलाए, विजया राजे सिंधिया 1967 तक कांग्रेस में थी। कांग्रेस के टिकट पर सांसद के रूप में चुनी गई, संसद में 2 बार पहुंची, बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए। उनके पुत्र माधवराव सिंधिया जनसंघ से राजनीति शुरू करते हैं, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर आजीवन कांग्रेस में रहते हैं। एक बार कांग्रेस छोड़ते हैं तब भी बीजेपी या जनसंघ में नहीं जाते, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। उनके निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आते हैं। वे भी 19-20 साल कांग्रेस में रहते हैं, 4 बार सांसद रहते हैं कांग्रेस के टिकट पर, 2 बार केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव और न जाने क्या क्या। लेकिन 2020 में जब वे पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, तो अनायास 1857 की क्रांति में की गई गद्दारी लोगों को फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि उनके कांग्रेस छोड़ने को लोगों ने गद्दारी ही माना है। हम लोग पत्रकार हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते गद्दारी है या नहीं, लेकिन हाँ, जनमानस तो यही मानता है कि आपने राहुल गांधी जैसे मित्र के साथ धोखा किया। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, उस पार्टी को छोड़कर उसकी दुश्मन पार्टी के साथ आप चले गए। दुश्मन यानी राजनीतिक शत्रु। तो ये जो गद्दारी का दाग है, जब तक ये धूमिल हो पाता है, जब तक ये मिटने की कगार पर पहुंचता है, तब तक कोई ना कोई सिंधिया परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा कदम उठा देता है कि 1857 फिर से याद आ जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो सिंधिया घराना और उसके लोग, उसके सदस्य हर मौके पर इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते ये दाग उनके दामन पर से कब मिटेगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 1857 के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 2020 में किया है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अगर कोई उससे गद्दारी मानता हो तो माने, मेरे लिए वो एक राजनीतिक दल बदल से अधिक कुछ नहीं है। जी धनंजय जी भाई साहब, क्या होता है, इतिहास जो है ना वो ग्रे नहीं होता, इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इतिहास में एक सत्य होता है और एक असत्य होता है। आप जीवन में ग्रे होते हैं, आप कुछ चीज इसी ये सोच के करते हैं, कुछ चीज वो सोच के करते हैं, तो क्या सोच के किया वो सेकेंडरी होता है, आपने किया क्या यही प्राइमरी होता है। तो इतिहास इसी तौर पे देखा जाता है। और आपने जो किताब लिखी है, जाहिर है उसमें यह पक्ष होगा कि इतिहास जो है आपके किए का विश्लेषण करता है, आपके किए को सामने रखता है। आपने किस लिए किया उससे मतलब नहीं है इतिहास को, और अगर वो जो किया किस लिए वो आदर्श की तरफ अगर ले जाता है तो आपकी तारीफ होगी।
देशभक्त माने जाएंगे, बढ़िया इंसान माने जाएंगे, लेकिन अगर निगेटिव दिशा में जाता है, आदर्श के विपरीत जाता है, असत्य की ओर जाता है, तो आप गद्दार साबित किए जाओगे। बड़ा इसलिए वहाँ कोई बीच का शब्द नहीं है। सत्य और असत्य के बीच कोई बीच में कोई शब्द बिल्कुल। नहीं है। एक सत्य है और एक असत्य है, एक जो है राम है, एक रावण है, इसीलिए है। तो वो बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरी बात की और हमारे दर्शकों को ये इतनी महत्वपूर्ण किताब के बारे में जानकारी दी। एक और आखिरी में जानकारी दीजिए कि अगर कोई खरीदना चाहता है इस किताब को तो कहाँ उपलब्ध है ये? धनंजय जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक किताब है सिंधिया और 1857, उसका शीर्षक है। सेतु प्रकाशन नोएडा से प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन सेतु प्रकाशन की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है कुछ डिस्काउंट के साथ, और अब अमेजन पर भी मिल रही है। कोई भी व्यक्ति अमेजन से जाकर ऑनलाइन उसको खरीद सकता है। अमेजन पर भी कुछ डिस्काउंट है। पाठकों से बस इतना ही आग्रह है कि एक पाठक के रूप में पूरी किताब को पढ़ें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। 264 पेज की किताब को बिना पढ़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। जी धनंजय। भाई साहब, आपके नाम में ही पाठक लगा है, तो पाठक इस बात को बड़ी बखूबी समझेंगे कि बिल्कुल। पाठक होने का मतलब क्या होता है। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये किताब जो है प्रसिद्ध हो। और एक और अपेक्षा आपसे है कि आपने जो किताब लिखी है इतिहास की, ये पहली किताब है, लेकिन अब ये अंतिम ना बने। अभी जब तक बिल्कुल आप बिल्कुल। नए किताबें लिखे और आपके जो अनुभव हैं, आपने जो जीवन देखा है, आपने जो पढ़ा है, वो कहीं न कहीं दर्ज हो और किताब के तौर पे अगली पीढ़ी के पास वो जाए करना। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आप आए धन्यवाद। और आप जानकारी दी। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप किताब ज़रूर पढ़िए। मैं जितना जानता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी को, बेहद ईमानदार व्यक्ति, पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और मैंने महसूस किया कि उनके भीतर जो है वो छोटा-बड़े का भाव नहीं। मैं उनकी उनसे उम्र में छोटा हूँ, मान में छोटा हूँ, लेकिन कभी उन्होंने मेरे प्रति भी इस तरह का भाव नहीं रखा। जब भी मैंने फ़ोन किया, भाई साहब प्रणाम, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया। तो ये ईमानदारी जो है ना, वो हार्ट में बिकती नहीं है। ईमानदारी हमें हमारे संस्कारों से मिलती है, हमारे अनुभवों से मिलती है, हमारी अपने चिंतन से मिलती है ईमानदारी। तो राकेश भाई बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए ज़ाहिर है किताब भी बहुत ईमानदारी से लिखी होगी। आप ज़रूर पढ़ें और हम फिर इस किताब को पढ़ करके एक बार और इस पर हम चर्चा करेंगे वापस कि इस किताब में क्या अच्छा लगा, क्या कैसा लगा। हम दर्शकों आप सबको भी पार्टिसिपेंट बनाएंगे उसमें कि आप अपनी किताब के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।